हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th क्लास का जो एनसीईआरटी बोर्ड है भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर आज हम लोग जो कि कंप्लीट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यह वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो 11th क्लास एनसीईआरटी बोर्ड से किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं। अगर वो 11th क्लास का एग्ज़ाम देते हैं तो यह वीडियो इसके लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दूसरा, अगर कोई टीचर टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी यह एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बोर्ड से लाइन बाय लाइन से, ये एनसीईआरटी जो बुक है उसका लाइन बाय लाइन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालिएगा तो यहीं से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है एग्जाम में। तो चलिए उन दोनों के लिए हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। पहला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। कहता है, आजादी से पहले स्वतंत्रता पूर्व भारत कितने वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था? ऑप्शन नंबर ए 100 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी 150 वर्षों तक, और सी 200 वर्षों तक, डी 250 वर्षों तक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 200 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, स्वतंत्रता पूर्व संध्या भारतीय जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत क्या था? मतलब आजादी से पहले अगर देखा जाए तो सरकार का जो मुख्य इनकम का स्रोत क्या, इनकम कहां से आता था? उद्योग से आता था, कृषि से आता था, सेवा से या संचार से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि से। इसे आप मन ही मन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं, टेस्ट की तरह बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व प्रसिद्ध मलमल का मूल निर्माण क्षेत्र रहा है। मतलब हम बात करें आजादी से पहले का जो पूरे वर्ल्ड में मलमल का क्षेत्र फेमस था वो कौन सा था? ए दिल्ली के आसपास, बी काठमांडू, सी ढाका और डी रंगून। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढाका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य क्या था? आजादी से पहले जो ब्रिटेन के शासक थे, अंग्रेज थे, जो उन्होंने आर्थिक नीतियां बनाया था, उसके आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या था? क्या उसके आर्थिक नीतियों का उद्देश्य ब्रिटेन के विकास के हित में था, ब्रिटेन के आर्थिक हितों के लिए था? मतलब अपने देश के हित के लिए क्या बनाया था वो, या भारत के विकास के लिए बनाया था? क्या भारत के हित के लिए बनाया था? तो जी हाँ, जो आज़ादी से पहले की बात करेंगे तो अंग्रेजों ने कभी भारत के विकास के लिए तो काम किया नहीं, भारत का विकास चाहा नहीं, और साथ ही साथ भारत के आर्थिक हित को नहीं चाहा। तो जब बी सी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन में भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के उत्तरदायी कारण क्या है? मतलब अंग्रेज के शासन काल में जो भारतीय कृषि का कम उत्पादन होने का क्या कारण था? मतलब कृषि कम क्यों, खेती में लोग कम उत्पादन पर हो रहा था खेती, आखिर ऐसा क्यों? ऑप्शन ए सिंचाई सुविधा का अभाव था, बी उर्वरकों का एकदम कम से कम प्रयोग, ना के बराबर प्रयोग हो रहा था, टेक्नोलॉजी का बहुत ही निम्न स्तर था, मतलब टेक्नोलॉजी का लोग प्रयोग भी कम करते थे, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारे बात सही है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व सूती कपड़ा मिलने प्राय देश के किस क्षेत्र में स्थित था? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा पश्चिमी क्षेत्र में। भारत के आजादी से पहले देश के पश्चिमी क्षेत्र में ज्यादातर सूती कपड़ा अवस्थित था। यह भारत है, यह आपका हो जाएगा पूरब, ये हो जाएगा पश्चिम। सूती कपड़ा में अर्थात आप देख रहे हैं गुजरात महाराष्ट्र की ओर जा रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है? आखिर कौन से उद्योग की स्थापना का जो हम श्रेय अगर देना चाहेंगे तो विदेशियों को दे सकते हैं? क्या सूती वस्त्र उद्योग, मलमल वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
पटसन उद्योग। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं चूंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है और टाइम टेकन ज़्यादा हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान देते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी होता है। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर है 1903, 1906, 1907, 1908। इसका सही जवाब हो जाएगा 1907। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, बी रांची, सी जमशेदपुर, डी मुरी। इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए, मतलब पूंजीगत उद्योग किससे कहते हैं? जो वस्तुओं और उत्पादन के लिए अनाजों का उत्पादन करते हैं, सेवाओं का उत्पादन करते हैं, मशीनों और कल पुर्जों का उत्पादन करते हैं, फलों का उत्पादन करते हैं। तो ना तो इसका संबंध फल से है, ना अनाज से, ना सेवा से। चूंकि पूंजी की बात हो रहा है तो मशीन और कल पुर्जों का निर्माण से है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और डी है रमेश चंद्र दत्त। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए डॉक्टर अन्य प्रसाद, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी RC देसाई, ऑप्शन डी रमेश चंद्र दत्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आगे बढ़ते हैं। 13 कहता औपनिवेशिक शासन काल में अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा? जब औपनिवेशिक का मतलब होता है जैसे कि कोई गुलाम, जैसे हमारा देश गुलाम था तो हम कहेंगे हमारा देश औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक का मतलब जब कोई दूसरा देश हमारे यहाँ शासन करता है, जब गुलाम बना के, तो हमारा देश औपनिवेशिक था, मतलब गुलाम था। उस समय अपनाई गई जो नीति अपनाई गई थी उसमें विदेशी व्यापार पर कैसा प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए नगण्य प्रभाव, अनुकूल प्रभाव, बहुत अनुकूल प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव। तो देखिए अंग्रेज जब हैं तो अच्छे प्रभाव तो देंगे नहीं, लेकिन उल्टा प्रभाव जरूर होगा। इसका राइट जवाब प्रतिकूल प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 14 औपनिवेशिक शासन काल की एक विशेषता निम्न में से कौन सी है? औपनिवेशिक मतलब जब हमारा देश गुलाम था उस समय की अगर बात करें तो उसकी विशेषता क्या है? कृषि का पर्याप्त विकास। अरे कृषि का तो विकास हो ही नहीं रहा था, तो इसकी बात तो हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल गलत बोल रहा है। लघु एवं कुटीर उद्योग का पर्याप्त विकास। देखिए लघु और कुटीर उद्योग के जो विकास है ये भी बिल्कुल, विकास तो चाहा ही नहीं आज तक भैया। तो जितने सारे पॉइंट में विकास लिखा है ना वो सबको क्रॉस कर दीजिए। अंग्रेजों ने कभी भारत का भला चाहा नहीं, भारत का विकास किया नहीं, लेकिन एक चीज जरूर किया, पतन जरूर किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ते हैं। सुएज नहर के माध्यम से व्यापार का परिचालन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर सी 1769, 1869, 1879 और 1969। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1869। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासनकाल में भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? ऑप्शन नंबर ए 1871, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1869, ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1881। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना किस वर्ष की गई? तो जहां आजाद बोल रहा है, जब आजाद भारत का पहली जनगणना, देखो 1881 में हुआ था तो उस समय तो भारत आजाद नहीं हुआ था, तो इसमें 10-10 जब ऐड करेंगे तो 1951 आएगा, निकल के इसका सही जवाब। नेक्स्ट 18 नंबर, ठीक है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल में होती है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों 10 वर्ष के अंतराल में। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो भारत में जनांकीय संक्रमण का प्रथम सोपान माना जाता है। देखिए अगर प्रथम कहे
और द्वितीय कहे तो दोनों को कैसे याद करना बताएंगे, लेकिन पहले ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ये है 1921 के बाद, 1921 से पूर्व, 1951 के बाद, 1991 के बाद। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा पूर्व। 1921 तो सही आंसर है, लेकिन पूर्व की बात करना चाहिए, क्योंकि प्रथम में पूर्व होगा और द्वितीय में क्या हो जाएगा, 1921 के बाद हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो एक साथ दोनों क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 27 प्रति हजार, 30 प्रति हजार और 33 प्रति हजार और 36 प्रति हजार। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33 प्रति हजार। चलिए 22 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। वर्तमान में भारत में जीवन प्रत्याशा कितनी है? औसत उम्र कितना माना गया कि बचने का? 66 वर्ष, 69 वर्ष, 70 वर्ष और 72 वर्ष। जी हाँ, इसका सही जवाब हो जाएगा 69 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। भारत में रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ? ठीक है, रेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1825, 1850, 1925, 1950। तो जैसे कि आप जानते हैं आरंभ तो 1850 में हो चुका था। 24 की बात करें क्वेश्चन नंबर, तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिसे क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आपको यहां देखना है, ए दादा भाई नौरोजी, बी पीसी महालनोबिस, सी अभिषेक बनर्जी और डी में है अमर्त्य सेन। इसका सही जवाब हो जाएगा अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। चलिए 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। 25 कहता है गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? गरीबी और अकाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जगदीश भगवती, ऑप्शन बी VKRV राव, ऑप्शन सी अमर्त्य सेन और डी में अभिषेक बनर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं और 26 में देखते हैं क्या लिखा है। 26 में भारत में उद्यान क्षेत्र की नींव किस वर्ष रखी गई? मतलब उद्यान मतलब समझिए कि जो आखिर एरोप्लेन है, ठीक है, एयरपोर्ट है, आखिर हमारे देश में जो एरोप्लेन की व्यवस्था है, तो ये उद्यान क्षेत्र की जो नींव है वो किस वर्ष रखा गया था? 1832 में, 1850 में, 1932 में और 1950 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1832। हाँ, एक बात को ध्यान रख सकते हैं, अगर कहता टाटा एयरलाइंस की बात करता तो भारत में 1932 में कदम रखा। टाटा एयरलाइंस की बात करें स्थापना, तो बात करते हैं 27 का। ब्रिटिश शासन काल में भारतीय कृषि की गतिहीनता के उत्तरदायी कारण रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोषपूर्ण भू व्यवस्था, ऑप्शन बी दोषपूर्ण राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग की दुर्दशा, ऑप्शन नंबर डी सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहां बात कर रहा है गतिहीनता का, मतलब कृषि में गतिहीनता। ठीक है, तो गतिहीनता तो भैया कृषि में जो गति करता, वो गति को स्लो करने का काम तो हमारे दोषपूर्ण व्यवस्था का ही तो है। चाहे जमीन की बात करें, चाहे राजस्व की बात करें, चाहे कृषक की बात करें, ये तीनों की दशा बहुत ही खराब थी। 28 की बात करते हैं। 28 में क्या लिखा है? 28 में औपनिवेशिक शासनकाल में भारत से निम्न में से किस वस्तु का निर्यात नहीं होता था? ऑप्शन ए रेशम, बी में कपास, सी में नील और डी में पूंजीगत वस्तु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पूंजीगत वस्तु। ठीक है, पूंजीगत वस्तु भारत से निर्यात नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण का लाभ अंततः किसे मिला? ब्रिटिश के शासनकाल में भारतीय कृषि का जो व्यवसायीकरण से लाभ किसे मिला? अगर मिला तो बात यहां करें किसे मिला, तो भारतीय किसानों को तो बिल्कुल नहीं मिला, काश्तकारों के बड़े वर्ग को बिल्कुल नहीं मिला, इंग्लैंड के किसानों को नहीं, लेकिन इंग्लैंड के कारखानों के मालिक को जरूर मिला। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। व्यवसायीकरण की बात हो रहा है। अगर बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन,
औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारित संरचना के विकास का मूल उद्देश्य क्या रहा था? अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा भारत में आधारित संरचना के विकास में क्या उद्देश्य उसका रहा था? क्या जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना था? भैया जन सामान्य को सुविधा प्रदान करना उसका कोई लक्ष्य नहीं था। अंग्रेजी सेनाओं के आवागमन, हाँ अंग्रेजी सेना की बात हो रहा तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेज अपने लिए करेगा ना। देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम, हाँ बिल्कुल अपने विकास हो रहा है। अंग्रेज का जहाँ विकास हो रहा है वो बात को बिल्कुल सही समझ लो, और इसका सही जवाब बी और सी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो ये कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका चैप्टर नंबर 2 आने वाला है, और एक एक करके आपको जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात करते हैं या टीआरई 4.0 की बात करते हैं, आप किसी भी टीआरई से बिलोंग करते हैं 3.0 या 4.0 से या स्टेट से, तो ये सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।